ईरान और यूएसए का टेंशन अब एक वॉर में बदल गया है। दुनिया का एक इम्पोर्टेंट ऑयल सप्लाई रूट बंद होने की कगार पर है। और इंडिया इंडिया अपनी 89% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर ये क्राइसिस बढ़ती है तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? कौन सा सेक्टर होगा जो इस क्राइसिस में सरवाइव करेगा? और इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा सेक्टर है जिन पे आप एक्चुअली बेट कर सकते हो? और आज हम हर एक अल्टरनेटिव को ऑनेस्टली देखेंगे, बिना किसी हाइप के। पहले प्रॉब्लम समझते हैं। इंडिया 3 चीज़ें इंपोर्ट करता है जो उसकी इकोनॉमी चलाती है: क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल। क्रूड ऑयल की बात करें तो 89% बाहर से आता है। अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है, ऑयल टैंकर रुकते हैं, सप्लाई स्क्वीज होती है, तो सीधा इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट पर असर पड़ता है। तो नेचुरली गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स दोनों यही सोचते हैं, कोई अल्टरनेटिव है क्या? सोलर, न्यूक्लियर, ग्रीन हाइड्रोजन या इथेनॉल? चलिए एक एक करके देखते हैं ऑनेस्टली। सोलर का केस सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है और नंबर्स भी इम्प्रेसिव हैं। 2014 में इंडिया की सोलर कैपेसिटी सिर्फ 2.8 गीगावाट थी। 2025 में ये 129 गीगावाट क्रॉस कर गई है, नियरली 39 टाइम्स। और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी ये एक्सेसिबल है। रूफटॉप सोलर अब अफोर्डेबल हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया सोलर पैनल्स नहीं बनाता है, असेंबल करता है। वारी एनर्जी इंडिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी है, उनकी 22.3 गीगावाट कैपेसिटी है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, असेंबली करते हैं। सेल्स और वेफर्स चाइना से आते हैं और पॉलीसिलिकॉन जो सबसे फंडामेंटल रॉ मटेरियल है, उसका 80% दुनिया में चाइना ही प्रोड्यूस करता है। तो अगर ईरान यूएसए वॉर से ऑयल क्राइसिस आए और साथ में इंडिया चाइना टेंशन बढ़े, तो जब सोलर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सप्लाई चेन ही स्क्वीज हो जाएगी। टाटा पावर सोलर ने 10 गीगावाट वेफर फैसिलिटी का प्लान अनाउंस किया है। ये सही डायरेक्शन है, लेकिन अभी के लिए सोलर का चाइना डिपेंडेंसी एक रियल रिस्क है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम E20 बहुत कवरेज मिलती है। जुलाई 2025 में ब्लेंडिंग 20% तक पहुंच गई, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इथेनॉल एक एनर्जी अल्टरनेटिव नहीं है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से 33% कम होती है। मतलब E20 ब्लेंड पे आपकी कार का परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप होता है और इससे इंडिया अपना 4 to 5% ऑयल इंपोर्ट सेव करता है। रियल एनर्जी क्राइसिस में ये नेग्लिजिबल है। इथेनॉल ब्लेंडिंग एक फॉरेक्स सेविंग टूल है, पॉलिटिकल टूल है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी का सॉल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टर्स को यहाँ हाइप से बचना चाहिए। कोल की बात करें तो ये इंडिया का सबसे रिलायबल डोमेस्टिक एनर्जी सोर्स है। FY25 में इंडिया ने पहली बार 1 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया, हिस्टोरिक माइलस्टोन। एनर्जी क्राइसिस में कोल इंडिया ऑपरेशनली बेनिफिट करेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस इंप्रूव होंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए कोल इंडिया एक सनसेट इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट खुद रिन्यूएबल टारगेट पुश कर रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ESG प्रेशर में कोल से एग्जिट कर रहे हैं। स्टॉक री रेटिंग नहीं होगा, चाहे क्राइसिस आए या ना आए। कोल इंडिया एक डिविडेंड स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक नहीं। क्राइसिस में ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग बट इन्वेस्टमेंट थीसिस वीक। न्यूक्लियर इंडिया का RAPS-7 रिएक्टर मार्च 2025 में ग्रिड से कनेक्ट हुआ। 25 रिएक्टर ऑपरेशनल है और 2031-32 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने का प्लान है। ये प्रॉमिसिंग है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड होने में 8 to 10 ईयर्स लग जाते हैं। अभी की क्राइसिस में ये काम नहीं आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन अभी कमर्शियल वायबल नहीं है, कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कॉस्ट रिड्यूस करने का। ये 2030 के बाद की स्टोरी है। तो वर्डिक्ट क्या है? सोलर एंड कोल ही अल्टरनेटिव दिखते हैं, बट कोल इज अ सनसेट इंडस्ट्री, बट क्राइसिस रेडी है। इथेनॉल एक एनर्जी अल्टरनेटिव नहीं है। सोलर ही बेहतर अल्टरनेटिव दिखता है, बट चाइना पर डिपेंडेंसी एक रिस्क है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। पिछले 20 सालों से हम सुनते आ रहे हैं इंडिया का ब्राइट फ्यूचर है, और ये सच भी है। 1.4 बिलियन लोग, ग्रोइंग मिडिल क्लास, यंग पॉपुलेशन। लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक ऑनेस्ट सवाल, इंडिया के पास कौन सा सेक्टर है जहाँ कोई रियल ग्लोबल मोट है? एनर्जी में चाइना डिपेंडेंसी, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स 0%, डिफेंस अभी भी इंपोर्ट हैवी। इंडिया की असली स्ट्रेंथ अभी भी 2 जगह है: फार्मास्यूटिकल्स, जहां इंडिया दुनिया के रेगुलेटेड मार्केट में 70% एक्सपोर्ट करता है, और IT सर्विसेज, लेकिन वहां AI डिस्ट्रप्शन का रिस्क है। ये सोच के लगता है
इंडिया कंज्यूम करने के लिए ग्रेट कंट्री है, लेकिन डिपेंडेंसी फ्री ग्लोबल मोड वाली बिजनेस ढूंढना जेन्युइनली मुश्किल है। ये ऑनेस्टली समझना यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। इन स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो सबसे कम फ्रॉड ऑप्शन ढूंढेगा और उसके रिस्क को क्लियरली समझेगा। सोलर में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चाइना रिस्क के साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो जेन्युइनली इंटीग्रेट हो रहे हैं वो सबसे ऑनेस्ट बेट हैं। इसके लिए आप मेरी एनर्जी सेक्टर रिलेटेड प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर ये एनालिसिस यूजफुल लगा, लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइसली, स्टे क्यूरियस।